हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। इस समय आपको एग्ज़ाम को बहुत जल्दी से काम करना है, इसलिए हम पीटी 365 को बहुत जल्दी कंप्लीट कराने की पहले ही ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं। तो अभी इकोनॉमी और एनवायरनमेंट हम पैरेलल चला रहे हैं और बहुत स्पीड से आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। बस आप उनको देखिए और 2-3 बार रिविजन मार लीजिए, बस इससे आपको काम हो जाएगा। अभी टाइम है आपके पास, आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, पीवाईक्यू सॉल्व करते जाइए और टेस्ट से सॉल्व कीजिए। एनवायरनमेंट की पीटी 365 आपकी पूरी, अगर मैं बोलूँ तो ये आपकी एक तरह से पूरा उसको कवर करवा देगी। बेसिक और प्लस करंट, उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, इसलिए तो अभी इसमें हम आगे बढ़ते हुए, आगे हमारा टॉपिक है इसमें वन। अभी तक हमने इसमें काफ़ी चीज़ें देखी। अब जैव विविधता के अंतर्गत हमारा अगला पार्ट है वन। तो वनों में पहला है आपका वन संरक्षण नियम 2022। आप सभी को पता है कि भारत में वन संरक्षण के लिए एक वन संरक्षण कानून आया था 1980 में। 1980 के अंतर्गत एक वन संरक्षण कानून आया था और उसी वन संरक्षण कानून के अंतर्गत 2003 में वन संरक्षण नियम निकाले थे। उन नियमों को अब दोबारा चेंज किया गया 2022 में, जिन्हें बोला गया वन संरक्षण नियम 2022, जो 2003 के नियमों को रिप्लेस करेंगे और नए नियम आ चुके हैं अब। और ये नए नियमों को भारतीय पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय के द्वारा इनको नोटिफाइड कर दिया गया है, अर्थात इनको इशू कर दिया गया है कि अब ये लागू रहेंगे। इसलिए ये थोड़ा करंट पर है, मेन मुद्दा ये है। लेकिन हमें यहाँ ये जानना है कि कौन कौन से नियम है, किस तरीके की चीज़ें उनमें चलती है, क्या क्या डिस्कशन होता है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो अगर मैं बात करूँ, तो अगर ये नियम है, इन नियमों में सबसे पहले ये नियम अलग अलग कार्यों करने के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया। पहला काम इसमें किया है कि कुछ कमेटियां गठित की गई, जो इनको अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है पर्यावरण के अंतर्गत। जैसे पहली समिति है एक प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी। प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी की अगर हम बात करें, जो इस वन संरक्षण के लिए होगी, मतलब कोई प्रोजेक्ट है, जैसे कोई प्रोजेक्ट लगाया जाता है तो उसकी पहली बार ये स्क्रीनिंग करती है, उसको पहले प्रीव्यू करके उसको चेक करती है कि क्या इसका पर्यावरण को इफेक्ट पड़ेगा, कितना पड़ेगा, है ना, और इसका कितना सोसाइटी को फायदा, मतलब सारी चीज़ें देखती है उसकी। तो ये एक परियोजना, कोई भी प्रोजेक्ट आएगा, सड़क का प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट, कोई कंपनी का प्रोजेक्ट, निजी क्षेत्र का प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट आएगा, सबसे पहले कंपनी उस प्रोजेक्ट की स्क्रीनिंग करेगी। अब ये कमेटी कौन होगी? इस कमेटी को राज्य या संघ शासित क्षेत्रों के द्वारा इसको गठित किया गया। ध्यान रखना, हर स्टेट या हर यूनियन टेरिटरी अपने अपने लेवल पर एक प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी बनाए। दूसरी बात, ये राज्य संघ शासित क्षेत्र में जितनी भी, ध्यान रखना, यूनियन टेरिटरीज में या स्टेट्स में अगर कोई प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, उस प्रोजेक्ट की सबसे पहले सिफारिश करेगी। इसके लिए इसकी हर महीने में 2 बार बैठक होगी, ठीक है ना। राज्य सरकार और संघ शासित के प्रयास पर जो भी प्रस्ताव, मान लें कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी कोई प्रोजेक्ट लेके आना चाहती है, तो उस प्रोजेक्ट को ये क्या करेगी? जांच करेगी। जांच करने के बाद उसमें से देखेगी, ठीक है ना, कि इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आगे भेजा जाए या नहीं भेजा जाए, ये पर्यावरण के कितने अनुकूल है, पर्यावरण के कितने हुए। तो इसका एक काम है। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि हर प्रोजेक्ट इसके पास आ जाएगा। वही प्रोजेक्ट इसके पास आएगा जिसमें भूमि की जरूरत 5 हेक्टेयर से अधिक हो, जिसमें कम से कम क्षेत्र वाले वन भूमि का प्रस्ताव जाएगा। 5 हेक्टेयर से कम वाले क्षेत्रों की जो प्रस्ताव है वो इसमें नहीं आएगा। इसमें वही प्रस्ताव आएंगे जिनमें वन भूमि या 5 हेक्टेयर से अधिक हो, उन्हीं प्रस्ताव वाले प्रोजेक्ट को इस समिति के पास लाया जाएगा। दूसरी समिति है रीजनल एम्पावर्ड समिति कमेटी, क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति। ये मुद्दा ना, केंद्र सरकार द्वारा अपने क्षेत्रीय कार्यालय है केंद्र सरकार के, उनके अंतर्गत इसको स्थापित किया जाएगा। और ये प्रत्येक परियोजना को स्वीकृति या अस्वीकृति, ध्यान रखना, ये क्या, जैसे ये प्रोजेक्ट समिति रिकमेंड करेगी, इसके बाद ये उस पर क्या करेगी, उसको स्वीकृति देनी है या नहीं स्वीकृति देनी है, इसके लिए जांच करेगी। इसकी बैठक भी हर महीने में 2 बार होनी चाहिए। इसको ध्यान रखना, केंद्र सरकार बनाती है। ये तो है स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी की, ठीक है ना। ये है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी और ये है एडवाइजरी कमेटी, ये भी केंद्र सरकार बनाएगी। इसमें 6 सदस्य होंगे, इनकी बैठक हर महीने होगी। ये क्या करेगी? अलग अलग धाराओं को देखेगी कि भाई जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो उस प्रोजेक्ट की भूमिका को नियमों के आधार पर अलग अलग तरीके से चेक करेगी, क्या सच में उस प्रोजेक्ट उनके अकॉर्डिंग फिट होता है या नहीं। 3 कमेटियां पर्यावरण वन संरक्षण से संबंधित काम करेंगी, जो किसी प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए आएंगे, तो उनके लिए हमने बहुत अच्छे तरीके से कुछ नियम बनाए, ठीक है ना।
ये समीक्षा की, इसके अंतर्गत एक बात बोली गई है कि समीक्षा मतलब उसकी स्क्रूटनी करने की एक समय सीमा। जैसे अगर कोई प्रोजेक्ट, ध्यान रखना, इतना याद रखने की, अगर हो जाए तो ठीक है, बाकी इनको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, इनको समय सीमा को बेसिकली थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर कोई प्रोजेक्ट जो 5, देखो 5 से नीचे में तो परमिशन की जरूरत नहीं है, 5 से 40 हेक्टेयर के बीच में अगर कोई प्रोजेक्ट है जो गैर खनन परियोजना से जुड़ा हुआ है, जैसे माइनिंग से नहीं जुड़ा हुआ, जो मुख्य रूप से मान लो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, कोई रोड बन रहा है, कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन बन रहा है, तो ऐसे प्रोजेक्टों की जो समीक्षा है वो 60 दिनों के भीतर होना जरूरी है, इसको डिले नहीं किया जाए। और खनन कार्य वालों के लिए 75 दिन की सीमा है। दूसरी बात, बड़ी प्रोजेक्ट जिनकी जो 100 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर करते हैं और गैर खनन गतिविधियां वाले हैं उनके लिए 120, और खनन वालों को 150, डबल कर देंगे, ठीक है। तो इतने दिनों के भीतर इसकी समीक्षा की जानी चाहिए, समीक्षा के बाद रिपोर्ट प्रेजेंट की जानी चाहिए, भाई इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। तो इस वन नियम के अंतर्गत ये चीजें थोड़ी सी आगे लाएंगे। इसके अलावा इसमें एक बात बोली गई है कि केंद्र सरकार की सहमति 2 तरीके से होगी, एक तो सैद्धांतिक और एक अंतिम सहमति। सैद्धांतिक हमारे सलाहकार समिति ने कोई विचार देने के बाद केंद्र सरकार को, भाई सलाहकार समिति है, हमने 3 समिति देखी, जिससे नीचे वाली सलाहकार समिति थी, सलाहकार समिति ने बोला चलो इसको परमिशन दी जाए, तो वहां पर उसको सैद्धांतिक परमिशन एक बार दी जाए। इसके बाद जब सैद्धांतिक परमिशन होने के बाद नोडल अधिकारी, ध्यान रखना, नोडल अधिकारी जो हर प्रोजेक्ट से संबंधित एक नोडल अधिकारी होंगे, वो नोडल अधिकारी उसको बहुत गहराई से स्क्रूटनी करेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद उसको फाइनल परमिशन दी जाए कि ये सच में पर्यावरण के कितने अनुकूल है, पर्यावरण को है, अगर पर्यावरण के अनुकूल है तो इसको परमिशन दी जाएगी। ये इसमें एक काम किया गया। दूसरा, क्षतिपूरक वनीकरण, आप सभी जानते हैं क्षतिपूरक वनीकरण के बारे में दोस्तों सभी। क्षतिपूरक वनीकरण मुख्य रूप से के अंतर्गत क्षतिपूर्व वनीकरण के लिए ऐसी भूमि प्रदान की जाएगी जिसे न तो पानी, ये बोला गया है कि जैसे मान लो भाई कोई प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट में आप कोई भूमि, मतलब मान लो 50 हेक्टेयर आपने भूमि दी और इससे आपकी भारत के 50 हेक्टेयर बने, उनको नुकसान पहुंचा। अब इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए आपको इसका कंपनसेट में भूमि देनी पड़ेगी, और ये बोला गया है जैसे उस पर पेड़ पर उस पर वन लगाने पड़ेंगे। लेकिन ये भूमि ऐसी नहीं होगी जो 1927 के एक्ट में शामिल हो या किसी विभाग द्वारा प्रतिबंधित कोई भूमि हो। ये ऐसी भूमि होनी चाहिए जो बिल्कुल अलग हो, इनसे अलग हो, जो फॉरेस्ट, भारतीय वन अधिनियम 1927 की जो कवर, ध्यान रखना, भारतीय वन अधिनियम 1927 में जो आरक्षित वन है उनसे बाहर हो, और दूसरी बात विभाग द्वारा बहुत सारे एरियाज को अपने कंट्रोल में लिया जाता है उससे बाहर हो, उसे आप कंपनसेट करके भूमि देंगे। तो ये एक इसमें बात बोली गई, समझ गए। ये बात है मेन तो कि क्षतिपूरक मैंने बताई रखा है, कंपनसेट या फॉरेस्टेशन। कंपनसेट या फॉरेस्टेशन का मतलब, मान लें मैंने कोई प्रोजेक्ट लगाया जिसमें 50 एकड़ भूमि वन थे, लेकिन मुझे प्रोजेक्ट लगाने की वजह से 50 एकड़ भूमि वनों की है वो इसमें चली गई। अब इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए मुझे अलग से दूसरी जगह जाकर के 50 एकड़ वन लगा करके सरकार को सौंपने पड़े, या तो मैं वन लगाऊं, ये 50 एकड़ वन की कॉस्ट मैं सरकार को दे दूं, वही होती है कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन। और ध्यान रखना, अगर आप वन लगाओगे तो वो वन नहीं होंगे जो आरक्षित वन की श्रेणी में आते हैं, या वो क्षेत्र नहीं होगा जो किसी वन विभाग के कंट्रोल में आते हैं, आप एकदम नया लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये इसमें बात कीजिए। वन संरक्षण नियम 1980 आपको पता है, जो वनों की कटाई रोकने के लिए, हालांकि भारत में वन संरक्षण एक्ट 1927 भी लागू है, और ये ब्रिटिश काल के समय से ही 1927 लागू किया गया था। बाद में फॉरेस्ट जो एक्ट 1988 96 में फिर संशोधन किया। 1996 में संशोधन किया तो इन्होंने वन की परिभाषा को थोड़ा सा शामिल किया गया। वन में परिभाषा गोदावर्धन मामले में, ध्यान रखना, ये सुप्रीम कोर्ट में डिस्प्यूटेबल है। एक्चुअली में वन की डेफिनेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है। भाई वन में क्या क्या आएंगे, क्या चार पेड़ भी वन में आ जाएंगे, या ग्रामीण क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि होती है वो वन में आएगी, अलग अलग तरीके से है। तो वनों की परिभाषा को लेकर के इसमें बात की गई थी। तो हाल ही में इसमें संशोधन किया गया था 1927 के एक्ट में पिछले साल, जिसमें यह किया गया था कि बांस के वृक्ष जो वनों से बाहर है उसको भी वृक्ष की श्रेणी में रखा जाएगा। अब उसको वृक्ष की श्रेणी में रखेंगे तो उस पर ये एक्ट लागू होगा, और जैसे ये एक्ट लागू होगा तो बांसों का उपयोग आप बिना सरकार की अनुमति से ज़्यादा नहीं कर पाओगे, और इसकी वजह से बहुत सारी ट्राइबल जो बांसों के बिजनेस पे डिपेंड थी उनको बड़ी मात्रा में इसका नुकसान का सामना करना। तो ये नए नियम आए, बेसिकली कुछ परमिशन से संबंधित, कुछ समय सीमा है। अब थोड़ा सा देख लो, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 में ये एक्ट आया था। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, क्षतिपूरक वनीकरण का मतलब है आप गैर वन उद्देश्यों के लिए कोई भूमि यूज ले रहे, जैसे कोई कंपनी खोलने के लिए कोई भूमि दे दो, ठीक है, सड़क बनाने के लिए कोई भूमि दे दो,
तो उस भूमि पर वन भूमि की क्षतिपूर्ति करने के लिए आप अलग से वृक्षारोपण और वनीकरण लगा करके उसको क्या करेंगे, सौंपेंगे, तो आप उसका एक तरह से कंपनसेट करेंगे। ठीक है। इस एक्ट के अंतर्गत सरकार ने दो फंड बनाए, एक नेशनल लेवल पर फंड और एक स्टेट लेवल पर फंड। ये बोला गया कि मान लें अगर राज्य और स्टेट लेवल का कोई फंड है, जिसे बोलते हैं राज्य क्षतिपूरक वनीकरण फंड, उस फंड में जो 100 रुपये जमा हो गए तो उसमें से 90 रुपये तो राज्य की निधि में रहेंगे और 10 रुपये सेंटर की उस फंड में चले जाएंगे, सेंटर गवर्नमेंट के फंड में। ये चीज ध्यान रखना, राष्ट्रीय और राज्य, ध्यान रखना जमा, राष्ट्रीय और राज्य का जो फंड है वो लोक निधि में जमा होगा, बाहर का पब्लिक अकाउंट में जमा होगा, और ध्यान रखना उस पर ब्याज भी मिलेगा। इस जो भी इनका कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगा, जैसे मान लें कंपनसेटिव फॉरेस्टेशन फंड है, ये फंड है, जमा होगा, जमा होने के बाद लोक निधि में जाएगा, उसमें से इंटरेस्ट मिलता रहेगा, जब इसको यूज करना चाहेंगे तो यूज कर सकते हैं। इसके लिए इस फंड की देखरेख करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य लेवल पर इसमें अथॉरिटी बनाई गई है, जिसे बोला गया प्रतिपूरक वनीकरण अथॉरिटी स्टेट और प्रतिपूरक वनीकरण अथॉरिटी नेशनल, दोनों लेवल पर दो अथॉरिटी बनाएंगे। 2016 का एक्ट आया जिसके अंतर्गत एक तो फंड बनाया गया और दो अथॉरिटी बनाई गई। फंड की विशेषता यह है कि सेंटर स्टेट लेवल पर जो फंड है वो 90 रुपये स्टेट के पास रहेंगे, 10 रुपये सेंटर के पास चले जाएंगे। ठीक है। और स्टेट और सेंटर के या फंड दोनों पब्लिक अकाउंट में जमा होते हैं, इसके बदले में इन फंडों को इंटरेस्ट मिलता है और ये फंड लैप्स नहीं होते। ठीक है, तो ये बेसिकली चीजें थी। अगला है, थोड़ा सा रहा करंट में, पर्यावरण मंजूरी के बिना अब वनों में चिड़ियाघर स्थापित किए जा सकते। क्या होता है कि जैसे आप सभी जानते हैं कि वनों में आप वन्यजीव अभ्यारण्य बनाओ, चिड़ियाघर बनाओ या कोई सुरक्षित क्षेत्र बनाओ तो आपको पर्यावरण मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी पड़ती। लेकिन हाल ही में पर्यावरण मिनिस्ट्री ने केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया कि भाई यदि मैं किसी वन क्षेत्र में कोई चिड़ियाघर बनाऊं, चिड़ियाघर की कोई परमिशन दूं, तो उसमें मैं खुद ही अपने लेवल पे परमिशन दे सकता हूं, मुझे पर्यावरण मिनिस्ट्री से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। ये बेसिकली इसकी कहानी। तो एक प्रस्ताव मंजूर किया है, इसमें वन संरक्षण एक्ट 1980 के तहत वन भूमि पर अगर केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण के द्वारा चिड़ियाघरों की वानिकी गतिविधियों को मानने का प्रस्ताव दिया गया। इसके अंतर्गत ये कहा गया कि पहले ये था कि चिड़ियाघर या अन्य बचाव गतिविधियों के लिए और केंद्र सरकार की मंजूरी लेना अनिवार्य है, लेकिन अब चिड़ियाघरों के लिए अलग से मंजूरी लेने की बात नहीं होगी, उसको अलग से मंजूरी लेने की चीज़ें उससे छूट दिया गया। अब मतलब चिड़ियाघर खुद अपने लेवल पर अगर कोई नया चिड़ियाघर स्थापित करना है तो अपने लेवल पर परमिशन लेकर के उसको स्थापित कर सकते हैं। केंद्रीय चिड़ियाघर अथॉरिटी जो मुख्य रूप से 1972 के एक्ट के अंतर्गत इसको 1992 में स्थापित किया गया। इसके अंतर्गत एक अध्यक्ष, 10 सदस्य और एक सचिव होता है, ध्यान रखना। दूसरी बात है, जितने भी चिड़ियाघर आप स्थापित करोगे, जू स्थापित करोगे, उन सबकी मंजूरी इस से लेनी पड़ती है, केंद्रीय चिड़ियाघर अथॉरिटी से। इसकी मंजूरी के बाद ही आप कोई चिड़ियाघर स्थापित कर सकते हैं। ये बेसिकली है। देखो कहानी की तरह अगर आप इसको समझोगे तो याद रह पाएंगे, नहीं तो इतना फैक्ट आप याद कर पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं। इसके बाद है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट। ये बहुत पुराना टॉपिक होता है दोस्तों, ये हमने बेसिक में ही पढ़ा है आपको। एक्चुअली मैं इसकी पूरी कहानी में बता देता हूँ। कहानी ये थी कि फॉरेस्ट एक्ट लेके आए थे 1980 के अंतर्गत। उससे पहले आपको पता है 1927 में भी फॉरेस्ट एक्ट आया था। इन एक्टों में ये था कि जो सरकार ने इनको अपने कंट्रोल में कर लिया, यानी इनको क्या कर दिया, आरक्षित कर दिया। अब आरक्षित कर दिया तो सरकार का इन पर कंट्रोल होगा। सरकार कंट्रोल होगा तो जो वन क्षेत्र है वहां पर जो रहने वाले स्थानीय समुदाय थे, स्थानीय जनजाति थी, वो बेचारी पूरी वनों पे डिपेंड थी। अब सरकार ने उनसे वो अधिकार छीन लिया कि ये वनों को आप लकड़ी भी तोड़ के, फल भी खा करके, कोई भी चीज सरकार की बिना अनुमति से नहीं कर सकते थे। इससे क्या हुआ कि जो लोकल कम्युनिटी थी, जो स्थानीय समुदाय थे, इन स्थानीय समुदाय द्वारा गैर कानूनी तरीके से वनों को नुकसान पहुंचाना चालू किया। जिसके बाद सरकार को एक बात समझ में आ गई कि भाई यदि हमें वनों को संरक्षण रखना है तो वहां के लोकल कम्युनिटी को ही अधिकार दे दो। लोकल कम्युनिटी वनों का अच्छे से संरक्षण रख सकती है, वो उनकी देखरेख करेगी, वहां में पाए जाने वाले जीव हैं उनका भी संरक्षण रखेगी। इसलिए 2006 में सरकार ने अपना एक एक्ट लेके आई जिसके अंतर्गत बोला गया फॉरेस्ट राइट एक्ट। फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत सरकार ने किसी लोकल एरिया में रहने वाली कम्युनिटी जो पिछले 70 साल 75 साल से उसके परिवार के लोग रह रहे हैं, उसके वंशज के लोग रह रहे हैं,
उनको वहां की जमीन पर एक अधिकार है वो सौंप दिया जाएगा, ठीक है ना। और वो उसके वन उत्पादों को यूज कर सकती है। वह अधिकार दो तरीके से सौंपे गए थे इसमें, एक तो कम्युनिटी को और एक इंडिविजुअल, उन दोनों को। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी को, ठीक है ना। ये एक बेसिक कहानी मैंने आपको बताई। बेसिकली ये जो मैं भी आपको बता रहा था एक बैकग्राउंड था। तो अभी उनमें देखते हैं। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ ने कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ का है कांगेर, ने आदिवासियों के लिए कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट की मान्यता दे दी, वहां पर दे दी उन्होंने कि भाई इनको कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट दी जाए। ये ध्यान रखना, ये दूसरा संरक्षित क्षेत्र है, ध्यान रखना। इनको एक तो नॉर्मल वनों की बात है, एक संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत, संरक्षित क्षेत्र जो प्रोटेक्टेड है, जैसे वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, ये उनमें ये मान्यता देने वाला ये दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। इससे पहले उड़ीसा का सिमलीपाल में दिया गया था। उड़ीसा के सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य जो नेशनल पार्क बहुत फेमस है, ऑलरेडी कल हम लास्ट वीडियो में आपके सामने डिस्कशन किया था उसमें। इसमें सामुदायिक वन संसाधन, ध्यान रखना, सामुदायिक वन संसाधन साझी वन भूमि होती है, जिसपे किसी समुदाय का सतत, ध्यान रखना, वो समुदाय उस पर अधिकार तो करेगा लेकिन उनका प्रयोग बहुत सस्टेनेबल तरीके से करेगा, ध्यान रखना, ताकि वो सतत रूप से बने रहे। इसमें किसी भी वन श्रेणी शामिल हो सकती है, ध्यान रखना। इन वन अधिकारों के अंतर्गत कोई भी वन श्रेणी शामिल हो सकती है, चाहे वो राजस्व वन हो, यानी जो सरकार के द्वारा हो, चाहे वो वर्गीकृत नॉन वर्गीकृत हो, चाहे डीम्ड वन हो, चाहे आरक्षित वन हो, चाहे संरक्षित वन हो, चाहे वन्यजीव अभ्यारण्य हो, चाहे राष्ट्रीय उद्यान, किसी भी प्रकार की वन भूमि में से इनको कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट मिल सकते हैं यदि कोई कम्युनिटी वहां लंबे समय से उस क्षेत्र में रह रही है। कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि 2006 के एक्ट के अंतर्गत इनको ये मान्यता दी गई है, जिसके अंतर्गत यह है कि कोई कम्युनिटी जो बहुत लंबे समय से वहां रह रही है उसको मुख्य रूप से वहां अधिकार मिलेंगे। वनवासी वो अधिकार वन भूमि उनकी वाजी को दी जाएगी, पीढ़ियों से बने रहे, है ना। लेकिन जिनके अधिकारों को दर्ज नहीं किया जा सका, जिनको पहले कभी अधिकार नहीं दिए तो उनको अधिकार दिए जाएंगे। इसमें वो समुदाय उन भूमि से संबंधित, वहाँ पेड़ पौधे जीव जंतु से संबंधित अपने लेवल पर कुछ कानून बना सकता है। और उनकी ग्राम सभा की यहाँ बहुत ज़्यादा पावर होती है, क्योंकि ग्राम सभा पूरे कम्युनिटी के वन संसाधनों पर एक तरीके से मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट दोनों काम करती है। ध्यान रखना, इसमें यह है कि ध्यान रखना किसी के अंतर्गत भी इनको, देखो वन भूमि, टाइगर रिजर्व, इनमें से किसी के अंतर्गत भी इनको सामुदायिक वन संसाधनों के रूप में मान्यता दी जाती है जो वहां पर रह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली चीजें हैं, आप सभी जानते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखना, दो चीज ध्यान रखना। कांगेर राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर नदी यहाँ पर प्रवाहित होती है इसलिए इसका नाम, राष्ट्रीय उद्यान का नाम कांगेर घाटी हो गया। इसमें 3 असाधारण गुफाएं हैं जो काफी फेमस है। एक है कुटुमसर, कैलाश और दंगडर। ये दोनों आपको पता है स्टेगमाइट और संरचना से होता है, इतना ज़्यादा ध्यान रखने की बात नहीं, बेसिकली 3 गुफाएं हैं इसमें। और तीरथ पथ जो जलप्रपात है वो इसी में है। वनों की अब बात करें तो ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ है, उसमें पर्णपाती वन पाए जाएंगे जहाँ पर सागौन और ये बांस के पेड़ बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। जीव जंतुओं की बात करें तो ये चीतल है, हिरण बेसिकली पाया जाता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इस क्षेत्र में लोकप्रिय बस्तर मैना, इसलिए जरूरी है क्योंकि बस्तर मैना छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी है, मनुष्य की तरह आवाज करने में नकल करती है, और बस्तर मैना है वो इस कांगेर घाटी राज्य उद्यान में पाई जाती है। तो ये बेसिकली आपका एक तरीके का क्वेश्चन हो सकता है बेसिकली, ठीक है ना। तो कम्युनिटी वाले राइट हम ऑलरेडी पहले ही बहुत डिस्कशन कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ बेसिक पहल जो फॉरेस्ट से रिलेटेड है आपकी, उसमें एक है भारत में वन के बाहर वृक्ष की पहल, यानी कि वनों में तो है ही वृक्ष, लेकिन वनों से बाहर वृक्ष बढ़ाने के लिए एक पहल चलाई गई है, इनिशिएटिव चलाई है भारतीय पर्यावरण मिनिस्ट्री के द्वारा, और दूसरा यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के द्वारा, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि देखो कि अब वनों से बाहर अगर पर्यावरण परीक्षण करेंगे तो वन क्या करेंगे, कार्बन प्रच्छादन के रूप में काम करें। कार्बन प्रच्छादन मतलब कार्बन सिंकिंग होता है। दूसरा, इसमें स्थानीय समुदाय इनकी भागीदारी करो, तो स्थानीय समुदाय की भागीदारी के बिना आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते। और तीसरा, आप जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके प्रभावों को बढ़ाने के लिए, उसके प्रभावों को अनुकूलन करने के लिए आपको कृषि की क्षमता है उसको बढ़ाना होगा। तो वनों के बाहर आपको वृक्षों के रूप में चीजें बढ़ानी होगी, कार्बन सिंकिंग करना, कृषि की क्षमता इनको बढ़ाना, इन पे काम करना होगा। 107 राज्यों में लागू किया जा रहा है, आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत भारत में पारंपरिक वनों के बाहर लगभग 28 लाख हेक्टेयर भूमि है उसका विस्तार किया जाएगा। इसमें किसान भी शामिल होंगे, इसमें सरकार भी शामिल होगी, इसमें कंपनी भी शामिल होंगी,
और इसमें निजी क्षेत्र भी शामिल होगा। ये सभी मिल करके हो सकता है कोई निजी क्षेत्र फॉरेस्टेशन के से जुड़ी हुई चीज़ें लगा सकता है, सरकार कुछ काम करवा सकती है, तो वो सारी चीज़ें हैं वो इसमें की जाएगी, तो पहले वो चलाएंगे। इसके अलावा ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, आप सभी जानते हैं मुंबई हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है। ये क्या है, ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड एक कार्यक्रम है, इसका संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का कार्यक्रम है, जो नॉर्मली वो ओवर डे फाउंडेशन के साथ मिलकर काम करते हैं। इसमें यह है कि कोई शहर जो अपनी कोई शहर का समुदाय जो अपने शहरी वन के प्रति उनकी समर्पण, उसकी दिशा, उसमें महत्वपूर्ण काम कर सकता है, उस शहर में टिकाऊ वनीकरण क्रम को बढ़ावा दे सकता है, उसको मुख्य रूप से ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इसमें किसी भी सिटी को ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड कहने के लिए 5 मानक फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले उत्तरदायित्व स्थापित करना, हर किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना। दूसरा, नियम निर्धारित करना कि कैसे कैसे काम करना है। तीसरा, ये जानना है कि उनके पास कितनी क्षमता है। चौथा, उन संसाधनों का आवंटन करना जो उनका यूज कर सकते हैं, मतलब कौन कौन से संसाधन, फॉरेस्टीकरण को बढ़ाने के लिए, छोटे छोटे बागान लगाने के लिए, पेड़ पौधे वृक्षों को बढ़ाने के लिए संसाधन। और छठा, उपलब्धियों को शहर स्वीकार करना, यानी कि लोगों के मन में यह भावना बैठाना कि भाई आपने अच्छा काम किया है, अगर आप उसको और अच्छा करोगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आती है आपकी इसमें बेसिकली छोटी छोटी है। आपको बेसिकली एक तरीके का स्टेटमेंट बन सकता है। ट्री ऑफ द ग्लोबल सिटीज कौन कौन सी है, तो ये 2 सिटीज का नाम आपको पता होगा। नगर वन योजना सेम वैसी है, 2020 में स्थापित किया गया था, जिसके अंदर था कि अगले 5 वर्षों को 200 शहरों को शहरी वनों में विस्थापित किया जाएगा। इसमें क्या है, नगर वन योजना के अंतर्गत था जो शहर है वहाँ पर कम से कम हम ऐसी बेसिक फॉरेस्ट को डेवलप कर दें जिसके अंतर्गत उनको मतलब शहरी वनों के रूप में विकसित कर सकता है। इसमें 200 शहरों को शहरी वनों में विकसित करने की बात चल रही है। इस योजना के तहत कम से कम 20 हेक्टेयर भूमि को वन विकसित किया जाएगा। मतलब किसे हम शहरी वन कहेंगे, जब कम से कम 20 हेक्टेयर भूमि वहाँ पर वन के रूप में डेवलप की गई। वन या मौजूदा वन भूमि में वहाँ कोई अगर खाली जगह पड़ी हुई है, वहाँ अब वन कहाँ लगा जाएंगे, जहाँ पर कोई भूमि है, कोई पार्क है, कोई खाली जगह पड़ा हुआ है, वहाँ लगाए जाएंगे। उदाहरण में एक बार ध्यान रखना, अगर कोई पार्क डेवलप हो गया या कोई फॉरेस्ट डेवलप होगा, उसका रखरखाव सेंटर स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और इस पूरी योजना के अंतर्गत जो फंड है वो आपको कहाँ से मिलेगा, प्रतिपूरक वनीकरण कोष। मैंने आपको बताया वो फंड का पैसा यहाँ काम आता है, दूसरी जगह वन लगाने में, लोगों को फंडिंग करने में, तो उसका पैसा यहाँ लगाया जाएगा, जिसके माध्यम से नगर वन योजना है उसको डेवलप। मियावाकी पद्धति, यूपीएससी ऑलरेडी इसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछ चुकी है। मियावाकी पद्धति का मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई शहरी क्षेत्र है, उस शहरी क्षेत्र में कुछ छोटे भाग है जिसकी भूमि को उपजाऊ बना करके वहां पर वनीकरण को विकसित करने वाली जो तकनीक है, उस तकनीक को बोलते हैं मियावाकी तकनीक। हाल ही में पंजाब का फाजिल्का जिला है, उसने मियावाकी तकनीक को फॉलो करने वाला वो बन चुका है ना। ये तकनीक 19 मियावाकी पद्धति मुख्य रूप से अकीरा मियावाकी नामक एक जापानी वनस्पति शास्त्री था, उसके द्वारा दिया गया। इसमें उस क्षेत्र की भूमि को इस तरीके से बनाया जाता है, भूखंड को इस तरीके से बनाया जाता है जहाँ पौधे लगभग 10 गुना तेज गति से वृद्धि करें और 30 गुना अधिक सघनता से फैलें। उस क्षेत्र को पूरा फिर वृक्षों के रूप में डेवलप, मतलब एक तरह से वनीकरण के रूप में डेवलप कर सकते हैं, छोटे छोटे वन बना सकते हैं। इसमें देसी वृक्षों को 4 पर झाड़ी भी लगा सकते हैं, बड़े वृक्ष भी लगा सकते हैं और वृक्ष भी लगा सकते हैं, उस तरीके से काम कर सकते हैं। तो बेसिकली मियावाकी पद्धति शहरों में छोटे वन डेवलप करने की पद्धति। अगली है दोस्तों वनीकरण परियोजना। केरल के वन विभाग के द्वारा प्राकृतिक वनस्पति को पुनर्बहाली करने के लिए, पुनर्बहाली मतलब मान लें कोई वनस्पति पेड़ पौधे पेड़ पौधे वहाँ नष्ट हो गए तो वहाँ दोबारा से पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, फॉरेस्टीकरण को डेवलप किया जाएगा, उसके लिए वनीकरण योजना शुरू की। रीजन क्या है, क्योंकि इसके अंतर्गत ये था कि मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया था, सेना स्पेक्टिविलिस नाम का एक आक्रामक प्रजाति है जिसने बड़ी मात्रा में यहाँ नुकसान पहुंचा है, स्पेशली वायनाड वन जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत। तो उस आक्रामक प्रजाति को पूर्ण समाप्त करने के लिए वनीकरण योजना बनाई गई है। इसके साथ साथ इसमें बांस और फलों के पौधों को उगाया जाएगा, वर्षा के जल को संचय किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उस पानी को यूज करके हम फॉरेस्टीकरण को बढ़ावा दे सकें। आप सभी जानते हैं वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में 3-4 वन अभ्यारण्य आते हैं, उसमें एक ही है। इसके बाद आता है दोस्तों, आपका अभी तक वन हो गए, अब आता है वेटलैंड, कोस्टलैंड एंड ओशन। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें सबसे ज़्यादा है आपकी रामसर वेटलैंड। और रामसर वेटलैंड आप सभी जानते होंगे, ऐसी कोई नई बात तो है नहीं, इसमें ऑलरेडी हम बहुत सारी वीडियो में इसको डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये करंट में इसलिए भारत में
26 नए वेटलैंड और जोड़ दिए गए। टोटल भारत में वर्तमान में रामसर वेटलैंड में लगभग 75 वेटलैंड शामिल हो चुकी है भारत की रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत। तो अब भारत रामसर स्थलों में आपको पता है 75 वेटलैंड भारत की रामसर कन्वेंशन में शामिल हो चुकी है। तो टोटल 30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती है। इतने हेक्टेयर क्षेत्र को करने वाली वो स्थल है, वो इसमें शामिल हो चुके हैं। आप सभी जानते हैं कि वेटलैंड को, इन स्थलों को यदि हम इस कन्वेंशन में शामिल करते हैं तो इनका संरक्षण, प्रबंधन और इनके जो संसाधन है उनका विवेकपूर्ण तरीके से यूज कर सकते हैं। उनके संसाधनों के संरक्षण पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है। इसके बारे में होगा वेटलैंड, आप बेसिक में पढ़े होंगे। वेटलैंड कोई भी क्षेत्र जहाँ पर जल है या जल दलदली भूमि है उसको वेटलैंड कहा जाता है। रामसर कन्वेंशन ने उसको डिफाइंड किया गया कि या तो प्राकृतिक यानी कि नेचुरली कोई चीज़ बनी हो, या कृत्रिम या हम ही तालाब झील बना करके डेवलप करें। स्थायी यानी कि जहाँ पानी जैसे तालाब की तरह। अस्थायी जहाँ नदी चलती रहती है। अस्थायी कोई कीचड़, पेट भूमि, ठहरा हुआ जल, बहता हुआ जल, ताज़ा जल, खारा जल, लवणीय जल, निम्न ज्वार, उच्च ज्वार, सभी। निम्न ज्वार से लगभग 6 मीटर से कम गहराई वाला क्षेत्र है ना, उससे ज़्यादा गहराई वाला क्षेत्र समुद्र में चला जाएगा। निम्न ज्वार से लगभग 6 मीटर गहराई तथा 18 फीट वाला गहराई तक का क्षेत्र आपके वेटलैंड श्रेणी में आता है। ऐसा नहीं कि बीच समुद्री वेटलैंड में आ जाएगा, वो वेटलैंड में नहीं आएगा, ठीक है ना। उस तटवर्ती क्षेत्र को वेटलैंड की श्रेणी में रखते हैं। और भारत में लगभग 7 लाख से अधिक वेटलैंड है, जिनमें 7 लाख से अधिक वेटलैंड है। 75 तो कौन सी है जो रामसर कन्वेंशन में शामिल है। वैसे टोटल भारत में लगभग 7 लाख से अधिक वेटलैंड है। और 7 लाख से अधिक इन वेटलैंडों की एक खास बात यह है कि ये टोटल क्षेत्रफल का लगभग 4.86 4.86 का क्षेत्र को कवर करती है हमारे। और ध्यान रखना, वेटलैंडों में प्राकृतिक वेटलैंड है वो मानव निर्मित वेटलैंडों की तुलना में दोगुनी, अर्थात मानव निर्मित की तुलना में हमारे यहाँ भारत में ऑलरेडी जो नेचुरल वेटलैंड है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये वेटलैंड के बारे में हुई है। इसके बाद है वुहान कन्वेंशन। वुहान डिक्लेरेशन आप सभी जानते हैं, रामसर कन्वेंशन 14 वुहान में हुआ था, इसने घोषणा की। तो आपसे अगर पूछे जाए वुहान घोषणा पत्र का संबंध कैसे है, वुहान घोषणा पत्र का संबंध वेटलैंड के संरक्षण से संबंधित है। बस इतना याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा। इसने कोई बात बोली है कि हमें वेटलैंड का संरक्षण करना है, उनका पुनर्स्थापना करना है, प्रबंधन करना है, उनका सतत उपयोग करना है, जो हर बार हम यही बात बोलते हैं। तो इसमें वही बात बोली, कोई नई बात नहीं बोली। वुहान घोषणा पत्र में उन्हीं चीज़ों पर फोकस किया गया कि देखो, एक तो हमें आर्द्र भूमि को नुकसान होने से रोकना है। दूसरा, आर्द्र भूमि को राष्ट्रीय कार्रवाई, आर्द्र भूमियों पर हर देश अपने लेवल पर नेशनल एक्शन करेगा। आर्द्र भूमियों के सतत उपयोग करने के लिए सभी हितधारकों को शामिल किया जाएगा। प्राकृतिक आधार पर समाधान किया जाएगा। प्राकृतिक आधार समाधान आप सभी जानते हैं दोस्तों कि प्राकृतिक आधार का समाधान होता है जैसे कोई बात, मान लो आर्द्र भूमि सूख रही है तो नेचुरली उसमें वाटर हार्वेस्टिंग हो, नेचुरली वर्षा के जल लगाए जाए, वहाँ पेड़ पौधे लगाए जाए ताकि बरसात ज़्यादा हो, तो अपने आप उस भूमि का दोबारा से रिस्टोरेशन हो सकता है। तो नेचुरली यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए उसको पुनः स्थापित करना, उसको पुनः रिकवर करना, वो होते हैं प्राकृतिक आधारित समाधान, ठीक है। इसके अलावा इस कॉप 14 के अंतर्गत जो वुहान घोषणा पत्र हुई थी, वुहान सम्मेलन हुआ। कॉप 14 क्या है? रामसर कन्वेंशन का सम्मेलन। इसमें एक बात बोली इन्होंने, इसमें ये बात बोली, इसको ध्यान रखना, इसमें बात बोली, इसको ध्यान रखना। ये बोला गया कि रामसर कन्वेंशन में हम किसी, अगर कोई लिस्ट है उसको यदि हम रामसर कन्वेंशन में उसको शामिल कर देते हैं, मान लें जैसे कोई वेटलैंड शामिल कर दी। नॉर्मली इसमें वेटलैंड शामिल करने के एक पैरामीटर होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। 9 पैरामीटरों के आधार पर कोई वेटलैंड रामसर कन्वेंशन में शामिल किया जाता है। अब कोई वेटलैंड पैरामीटर शामिल की जाती है, उसमें एक पैरामीटर होता है उस वेटलैंड पे होने वाला संकट। अब ये बहुत संकटग्रस्त स्थिति में है, तो बोला जाता है कि जब आप उस पर काम करने लग जाते हो, धीरे धीरे उस संकटग्रस्त स्थिति से बाहर निकल जाती है। यदि वो संकटग्रस्त स्थिति से बाहर निकल गई तो उसको रामसर कन्वेंशन से भी बाहर निकालो। ऐसे में ये बोला गया कि रामसर स्थलों में 75% आर्द्र भूमि है वो बहुत पुरानी हो चुकी है, उनको अपडेट करने की जरूरत है। जैसे भारत को 6 स्थलों को अपडेट करने की जरूरत है, क्योंकि जैसे केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील बहुत समय से वेटलैंड में है, हमने इनका संरक्षण किया, अभी अच्छी स्थिति में आ चुके हैं, तो अब इनको वेटलैंड से बाहर निकालने की समय आ चुका है। पहले सरिस्का भी था, आप सभी जानते हैं, सरिस्का को इसमें से निकाल दिया है। तो ये बेसिकली, और रामसर कन्वेंशन ऑलरेडी आपको डिस्कशन कर दिया गया। रामसर कन्वेंशन वेटलैंड के सिलेक्शन के लिए 1971 में ईरान का एक शहर है रामसर, वहाँ पर एक कन्वेंशन हुई थी, उसके अंतर्गत रामसर कन्वेंशन को अपनाया गया था। 2 फरवरी 1970 को हुई थी, इसलिए 2 फरवरी को हमेशा हम रामसर वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना।
और ये इसके अंतर्गत जो रामसर कन्वेंशन है ये अंतर सरकारी कन्वेंशन है, संधि है एक तरह से, गवर्नमेंटों के बीच में संधि है। इसको 1971 में इसको चालू किया गया, 75 से इसको इम्प्लीमेंट किया गया। कब किया गया? इम्प्लीमेंट। इसका मुख्य उद्देश्य वो ध्यान रखना, इसका मुख्य उद्देश्य है आर्द्र भूमियों से जुड़े हुए संसाधनों का संरक्षण करना, उनके विवेकपूर्ण उपयोग करना। विवेकपूर्ण में मतलब है कि आर्द्र भूमियों को पारिस्थितिकी के आधार पर प्रयोग करो। उसको मतलब ऐसा नहीं कोई वेटलैंड जल भरा हुआ है सुखा दो उसको 2-4 दिन में। अगर मान लो कोई मैंग्रोव वन है उनको काट दो 2-4 दिन में, ऐसा नहीं करना है आपको, उनको सस्टेनेबल तरीके से यूज करना है उसके लिए। इसमें 172 देश है, भारत भी उसमें से एक सदस्य है। इस कन्वेंशन के द्वारा बहुत सारे, इस कन्वेंशन को क्योंकि ध्यान रखना वेटलैंड कन्वेंशन में कई चीजें शामिल होंगी। देखो अगर कोई आर्द्र भूमि है तो आर्द्र भूमि है उसमें आपको पता है बायोडाइवर्सिटी होती है। आर्द्र भूमि है उसमें मान लो पक्षी भी रहते हैं। आर्द्र भूमि है तो आपको पता है उसमें पर्यावरण से जुड़ी हुई चीजें सारी होंगी। इसलिए वेटलैंड कन्वेंशन में बहुत सारी संस्थाएं शामिल होती हैं जो इस पे जो इसको बढ़ावा देने, जैसे एक तो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेट, ये पक्षियों के संरक्षण से संबंधित है, ऑब्वियसली पक्षी वेटलैंड की महत्वपूर्ण है, इसलिए रामसर कन्वेंशन में ये महत्वपूर्ण होती है। आयुष्यन आपको पता है जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए आयुष्यन है, तो ऑब्वियसली ये भी इसमें शामिल होगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन, ऑब्वियसली वेटलैंड जल के रिचार्जिंग का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। आप सभी जानते हैं वेटलैंड है हमारे ग्राउंड वाटर जल है उसको रिचार्ज करते हैं, क्योंकि वेटलैंड में जल स्टोर होता है वो इसके नीचे जाता है और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देता है। इसलिए वेटलैंड के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जरूर शामिल होगी। वेटलैंड इंटरनेशनल ये तो खुद काम करने वाली संस्था है। WWF इंटरनेशनल ये आपको पता है वर्ल्ड वाइड जो फंड है, और इसके अलावा वर्ल्ड वाइड एंड वेटलैंड ट्रस्ट ये भी इसमें शामिल होता है। ये सभी इसको तकनीकी रूप से सहायता करते हैं। इसके अलावा आर्द्र भूमियों के संरक्षण को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भी शामिल किया जा सकता है। ध्यान रखना एक चीज और, आर्द्र भूमि से जुड़ी हुई दो चीजें, एक आपका है पहले आया था मॉन्ट्रिक्स। मॉन्ट्रिक्स में ये था, मॉन्ट्रिक्स में ये है कि वो वेटलैंड जो बहुत ज्यादा गंभीर खतरे की श्रेणी में उनको रखा जाएगा आपकी मॉन्ट्रिक्स। पहले सरस का था उसको हटा दिया, मॉन्ट्रिक्स सॉरी, पहले सरस का था उसको मॉन्ट्रिक्स हटा दिया। तो जो गंभीर, रामसर तो कॉमन जोखिम वाली है और ज्यादा गंभीर जोखिम है उसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखते हैं। ध्यान रखना। तो अगर कोई वेटलैंड जिसपे बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है वहां पर मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत ज्यादा है उसको सही करने के लिए, तो उस वेटलैंड को नॉर्मली इसमें शामिल किया जाए। अब वेटलैंड्स की अगर महत्व की बात करें तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं क्योंकि बड़ी मात्रा में यहाँ पर पेड़ पौधे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कार्बन सिंक बहुत ज़्यादा करते हैं। बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है तो पेड़ पौधे जीव जंतुओं के प्रवास के रूप में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इसके अलावा आपको पता है ये बाढ़ ज्वार तूफान इनसे आपको तटवर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा करते हैं, आपकी मृदा अपरदन से आपकी सुरक्षा करते हैं, सूखे से क्योंकि ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं, जल संग्रहण वर्षा जल को स्टोर करते हैं, सांस्कृतिक रूप से आपको पता है टूरिज्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लोग टूरिज्म के लिए यहाँ जाते हैं। इसके अलावा आप आजीविका, यहाँ पर मछली पाल सकते हो, पर्यटन कर सकते हो, जलीय खेती कर सकते हो, और इसके अलावा इन्हें पूरे, अगर हम पूरे भूदृश्य की बात करें तो किडनी के रूप में जानते हैं, क्योंकि एक तरह से किडनी जैसे हमारे फेफड़ों की तरह किडनी क्या करती है हमारे पूरे शरीर के स्ट्रक्चर को संचालित करती है, ठीक उसी प्रकार से ये प्रदूषकों को फिल्टर कर देते हैं, एक तरह से प्रदूषकों को हटा देते हैं, शुद्ध कर देते हैं। उस तरीके से वेटलैंड का इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ये वेटलैंड है, प्लीज एक बार गो थ्रू हो लेना, यूपीएससी वेटलैंड से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछती है। एक छोटा वीडियो ऑलरेडी आपको बता दिया है इसमें, तो ये चीज़ आपको देखना, ठीक है ना। वेटलैंड को कोई वेटलैंड अगर हम रामसर कन्वेंशन में शामिल करना चाहते हैं तो उसके लिए 9 मानक है। पहली मानक ये है कि वो जोग्राफिकली दृष्टि से वो वेटलैंड प्राकृतिक और निकट प्राकृतिक रूप से दुर्लभ हो या उसमें कुछ स्पेशल क्वालिटी। दूसरी, उसमें जो भी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है जीव जंतुओं की वो बहुत ही संकट ग्रह स्थिति में हो। तीसरा, वहाँ की जैव विविधता बनाए रखना वहाँ की आबादी के लिए जरूरी हो। चौथा, वहाँ जीवन चक्र के एक चरण के रूप में यानी कि प्रतिकूल पारिस्थितिकी या प्रतिकूल जो इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है उसको रोकना बहुत जरूरी है। वहाँ पर कम से कम 20,000 या उससे अधिक वाटर बर्ड हो, जलीय पक्षियों की प्रजातियां हो। वहाँ पर कम से कम 1% जो एकल जलीय प्रजाति हो। वैश्विक जैविक विविधता हो वहाँ पर, ठीक है ना। वहाँ पर हम कह सकते हैं अक्षम यानी कि आर्द्र भूमि पर निर्भर रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनकी प्रजाति ज़्यादा हो, यानी कि सारी विशेषताएं जिस वेटलैंड में शामिल होती है उसको रामसर में शामिल किया जाता है, ठीक है।
रामसर के अंतर्गत शामिल अन्य वेटलैंड है जैसे आप सभी जानते हैं चिल्का झील। चिल्का झील को सभी जानते होंगे, उड़ीसा के पूर्व तट पर एक लवणीय झील है। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि इसमें चिल्का झील में इरावती डॉल्फिन की संख्या में गिरावट आई है। जैसे एक तो है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन मुख्य रूप से गंगा और उसकी सहायक नदी के क्षेत्र में पाई जाती है, शुद्ध जल का संकेतक होती है क्योंकि ये शुद्ध जल में पाई जाती है। इरावती डॉल्फिन आपके खारे जल में पाई जाती है, लवणीय जल में पाई जाती है। ठीक है ना। और ओडिशा के पूर्वी तट पर चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी झील है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ी लैगून झील है, आप सभी जानते हैं। और अगर गंगा इरावती डॉल्फिन की बात करें, तटीय डॉल्फिन है, ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया मुख्य रूप से पाई जाती है, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, है ना। बेसिकली मेकांग इन नदियों में भी पाई जाती है, लेकिन ये लवणीय जल में पाई जाती है और शुद्ध जल में पाई जाती है, दोनों तरह की होती है। लेकिन गंगा डॉल्फिन केवल और केवल शुद्ध जल में पाई जाती है। और इरावती डॉल्फिन एंडेंजर में आती है। सुंदरबन आप सभी जानते हैं, सुंदरबन जो मैंग्रोव वन भूमि क्षेत्र है, और सुंदरबन की उसमें आते हैं। कैग ने एक रिपोर्ट बोली है कि सुंदरबन से जुड़े हुए पर्यावरण से कानून उनका उल्लंघन हो रहा है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में बोला है कि तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना बनाने में देरी की जा रही है। हर स्टेट को अपने लेवल पर एक तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना बनानी चाहिए, और वो बनाने का काम उसके तटीय क्षेत्र प्राधिकरण का होता है, और उसकी अनुमति के बिना वहां पर कोई भी एक्टिविटी नहीं की जाती। लेकिन बंगाल में देखा गया कि झरखाली में इको टूरिज्म डेवलप कर दिया, लेकिन उसके लिए वहां के राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन से कोई अनुमति नहीं है। इसी के बारे में सुंदरवन हाईलाइटेड रहा है। सुंदरवन आप सभी जानते हैं गंगा और उसकी ब्रह्मपुत्र जैसी नदी है, उनके डेल्टा पर मैंग्रोव वन है। यह वन सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो बाघों के लिए बहुत फेमस है। इसके अलावा यहाँ इरावती डॉल्फिन, फिशिंग कैट भी बड़ी मात्रा में पाई जाती है। पूर्वी कोलकाता वेटलैंड, एक ने इसके बारे में बोला गया कि ईस्ट कोलकाता वेटलैंड मैनेजमेंट अथॉरिटी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है। ठीक है ना। और ये वेटलैंड नॉर्मली एक शहरी वेटलैंड है जहाँ पर मत्स्य पालन कैसे किया जाता है। लोकटक झील, केंद्रीय संचार ब्यूरो ने बोला है, अब केंद्रीय संचार ब्यूरो है, उसने लोकटक झील को लेकर के एक प्रदर्शनी एग्जीबिशन लगाया था। क्योंकि ध्यान रखना, इस झील की अगर मैं बात करूं, मणिपुर में है। इस झील में पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। इस झील के अंतर्गत एक कुमदी नामक सैकड़ों तैरते हुए बायोमास पाए जाते हैं। एक चीज और है इसमें थोड़ी सी जो आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पर एक सगाई हिरण पाया जाता है, संघ हिरण, जिसे हम डांसिंग हिरण बोलते हैं, जो क्रिटिकल इंडेंजर सूची में आता है। और इसके अलावा यहाँ कैम बुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। और ये वेटलैंड काफ़ी फेमस है, रामसर के मीन्स वेटलैंड में आती है। तो ये थोड़ा सा वेटलैंड, थोड़ा सा जो तीन हाईलाइटेड रही वो है। लेकिन फिर भी आपको दोस्तों वो वेटलैंड्स भी एक बार, जितनी भी 75 वेटलैंड्स है उसमें एक बार गो थ्रू जरूर होना है, क्योंकि वेटलैंड का क्वेश्चन यूपीएससी हर बार आपसे पूछती है। मैं फिर कह रहा हूँ, हर बार आपसे पूछती है, 2 क्वेश्चन तक इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि वेटलैंड किस स्टेट में है, और दूसरी बात वो आर्टिफिशियल या नेचुरल है। ये 2 चीज़ आपको जरूर ध्यान रखनी है। सर इनलैंड प्रोटेक्शन जोन, द्वीप संरक्षण क्षेत्र। द्वीपीय संरक्षण मतलब जो सॉरी इनलैंड नहीं, आइलैंड, आइलैंड प्रोटेक्शन जोन, द्वीपीय संरक्षण क्षेत्र होते हैं। हाल ही में क्या हुआ है कि पर्यावरण मिनिस्ट्री के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत जो गैस संचालित संयंत्र है उनमें कुछ नियमों में चेंज किया है। नॉर्मली क्या हुआ है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 2 भागों में बांटा है, एक है समूह फर्स्ट और एक समूह सेकंड। समूह फर्स्ट में वो द्वीप समूह जिनका क्षेत्रफल 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है, उनको हम समूह फर्स्ट में रखते हैं, और जिनका स्क्वायर 100 स्क्वायर किलोमीटर से 1000 स्क्वायर किलोमीटर में है, उनको हम समूह सेकंड में रखते हैं। समूह फर्स्ट में नॉर्मली आप सभी जानते हैं दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान, ग्रेट निकोबार, ये 4 आइलैंड आते हैं। और इसमें मुख्य रूप से बारातंग, लिटिल अंडमान, हेपगोर और कार, ये इसमें 3-4 इसमें आते हैं। इन समूहों के आधार पर इनका अलग अलग तरीके से इनका क्या किया जाता है, इनमें नियम लागू किए गए। ठीक है ना। एक तो द्वीपीय संरक्षण क्षेत्र और एक द्वीप तटीय संरक्षण क्षेत्र। एक तो पूरा द्वीप का प्रोटेक्शन और एक द्वीप के कोस्टल एरिया का प्रोटेक्शन, 2 तरह की चीज़ें हैं। आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन के द्वारा यहाँ पर 200 से 500 मीटर के भीतर निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए ये बोला गया है कि देखो अभी कुछ नियमों में ढिलाई करें। कुछ ढिलाई में बोला गया है, पहले ये था कि इंटीग्रेटेड कोस्टल रेगुलेटिंग जोन जो है, यहाँ पर 200 से 500 मीटर के भीतर कोई भी किसी प्रकार की विद्युत संयंत्रों को कोई अनुमति नहीं थी। लेकिन अभी
गैस आधारित विद्युत संयंत्रों को दो कारणों की वजह से वो दी गई है। एक तो कोई प्रोजेक्ट इसलिए लगाया कि वहाँ के जो द्वीपीय जो लोग, द्वीप में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए ऊर्जा की सप्लाई हो रही हो, तो उसको परमिशन दी जा सकती है। और दूसरा, वहाँ पर कोई संयंत्र लगाने की वजह से डीजल का कंजप्शन कम हो रहा है, उस पर निर्भरता कम हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में गैस आधारित विद्युत संयंत्र वहाँ पर लगाए जा सकते हैं। ठीक है ना। आपको पता है IPZ 2011 की अधिसूचना, IPZ आपको पता है वही कि जो कोस्टल एरिया की जो प्रोटेक्शन जोन है, आइलैंड प्रोटेक्शन जोन 2011 की सूचना के अंतर्गत कुछ एरिया को नियम डिसाइड किए गए कि इनके अंतर्गत यहाँ गतिविधि नहीं होनी चाहिए। 2019 में इनको संशोधन किया गया था, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया। ये कहा गया कि समूह फर्स्ट में आने वाले द्वीपों को 200 मीटर तक और समूह सेकंड में 100 मीटर तक के क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई प्रोजेक्ट नहीं लगाया जाए, ये नियम था ना। तो ये नियम अभी भी है, अभी 200 से 500 मीटर वाले क्षेत्र में इनको कुछ परमिशन दी गई है। और परमिशन के 2 कारण है। पहला कारण है या तो वहाँ पर कोई रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप की जा रही हो, ठीक है, और दूसरा कारण है कि वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है एनर्जी का, जिससे वहाँ के लोगों को किसी प्रकार की सुरक्षा, मतलब किसी प्रकार की ऊर्जा सुरक्षा का फायदा हो। तो प्री में क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएंगे। प्री में क्वेश्चन हो सकता है आपका एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि अंडमान निकोबार समूह है, निकोबार समूह, यहाँ पर संरक्षण किस तरीके से किया जाता है। प्री की क्वेश्चन बनने की संभावना थोड़ी कम रहेगी इसमें। अगला है, इसमें प्री के क्वेश्चन बनने की आपकी संभावना ज़्यादा है, ब्लू फ्लैग बीच। एक्चुअली में ब्लू फ्लैग एक सर्टिफिकेट है, और ये सर्टिफिकेट उस बीच को दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट है उस बीच को दिया जाता है जो एक निश्चित पैरामीटर फॉलो करता है, उस बीच को ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है। और भारत में अभी तक 12 बीच है, उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जा चुका है, जिसमें ये 12 है, इनको एक बार देख लेना। शिवराजपुर बीच, गोगला बीच, इसके अलावा आपका कप्पड़ बीच केरला में, कर्नाटक में कसरकोट बीच, और ये हो गया। लक्षद्वीप में आपके 2 बीच है, थुंडी बीच और कर्मात बीच। तमिलनाडु में आपका कोवलाम बीच हो गया, पद्दुचेरी में आपका एडेन बीच हो गया, राधानगर बीच आपका अंडमान निकोबार में हो गया, आंध्र प्रदेश में रसीकोंडा हो गया, उड़ीसा में आपका गोल्डन बीच हो गया। इन 12 बीचों को ब्लू फ्लैग बीच के रूप में दर्जा दिया गया है, और हाईलाइटेड इसलिए 2 को अभी हाल ही में दर्जा दिया गया है, जिसमें एक है मिनीकॉन का ये थुंडी, और दूसरा है कदमत, ये आपका, ये दोनों बीच जो लक्षद्वीप के अंतर्गत है, इन दोनों आइलैंडों को अभी ब्लू फ्लैग बीच के रूप में दर्जा दिया गया है। ब्लू फ्लैग एक सर्टिफिकेट होता है जिसको मुख्य रूप से डेनमार्क की एक गैर लाभकारी संस्था है जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये मुख्य रूप से एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम करती है, और इसी के द्वारा कुछ पैरामीटर दायर किए गए हैं। उन पैरामीटरों के आधार पर अगर कोई बीच उन पैरामीटरों को पूरा करता है तो उसको मुख्य रूप से ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट दिया जाता है, ब्लू फ्लैग टैग या ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि पर्यावरण की शिक्षा हो, पर्यावरण का संरक्षण हो, और जो भी बीच है उनका सतत तरीके से पर्यटन को बढ़ावा दे। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति मतलब बीच पे घूमने गया, वहीं कपड़े छोड़ के आ गया, वहीं खाना पीना है उसको भी छोड़ के आ गया, वहाँ मछली हैं उनके साथ बदतमीजी करके आ गया, मतलब बहुत सारी चीज़, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और सस्टेनेबल तरीके से आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे टूरिज्म को डेवलप कर सकते हो। अगर कोई बीच इन 4 मापदंडों को फॉलो करता है, ध्यान रखना, इन 4 मापदंडों को फॉलो करता है। पहली बात, वह पर्यावरण शिक्षा और सूचना, वह हर जगह बोर्ड लगे हों, फ्लैग लगे हों, लोगों को अवेयरनेस लगाई गई हो। दूसरा, वहाँ का पानी एकदम शुद्ध हो, उसमें किसी प्रकार का मानव निर्मित पॉल्यूटेंट ना हो। पर्यावरण संरक्षण, वहाँ पर पेड़ पौधे जीव जंतु की प्रजातियों का संरक्षण हो। सुरक्षा और सेवाएं, वहाँ पर जीवन सुरक्षा, साथ साथ वहाँ टूरिज्म है उनकी भी सुरक्षा को पूरी तरह हर पैरामीटर का ध्यान रखा गया हो। उसी बीच को मुख्य रूप से हम क्या देते हैं, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये है ब्लू फ्लैग। ब्लू फ्लैग का मतलब है कि वो बीच बहुत अच्छी तरीके की स्थिति में है, वो बीच बहुत स्वच्छ है, इसलिए उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब किसी बीच को मान लें ब्लू फ्लैग मिल ही जाता है, क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा दोस्तों ये है कि उसकी एक स्टैंडर्ड डिसाइड होता है। सब लोग बोलते हैं कि यार वो बीच बहुत अच्छा है, उड़ीसा के उस बीच पे जाइए, गोल्डन बीच पे बहुत अच्छा है क्योंकि उसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो टूरिज्म बहुत ज़्यादा वहाँ पर अट्रैक्ट होगा। ठीक है। दूसरी बात, आपका इकोसिस्टम वहाँ पर बहुत सही से रहेगा, मैरीटाइम जो समुद्री इकोसिस्टम बहुत अच्छा बना रहेगा, इसलिए बहुत जरूरी है। एक है आबुजान कन्वेंशन दोस्तों, ये कन्वेंशन नॉर्मली 1984 में हुई थी, जिसका COP14 हुआ है अभी। और ये बेसिकली क्या करती है
पश्चिमी और मध्य अमेरिका का जो अटलांटिक क्षेत्र है, आपको पता ही अब अफ्रीका है, और इस अफ्रीका का ये अटलांटिक क्षेत्र है, यहाँ पर तटीय क्षेत्रों को संरक्षण प्रबंधन से संबंधित ये कोस्टल बीच है, इन कोस्टलों का प्रबंधन, इनका मैनेजमेंट, इससे संबंधित एक कन्वेंशन इस पे काम करती है बस। ठीक है, तो नॉर्मली पश्चिमी अफ्रीका, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र के लिए काम करेगी, और इसी का भी एक कन्वेंशन हुआ है COP13, और इसे बोलते हैं आबिजान कन्वेंशन, जो कहाँ पर आयोजित है ये देख लेना एक बार मैप गूगल सर्च के, कांगो में हुआ है, पॉइंट नाइगेरो कांगो में आयोजित हुआ है। तो आबिजान कन्वेंशन के बारे में इतना ध्यान रखना, अफ्रीका के जो पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र है, जो अटलांटिक महासागर से जिनकी सीमा लगती है, उस बीच का संरक्षण करने के लिए। ठीक है, अगला है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ को आप सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी तट है ये पूरा, ये ग्रेट बैरियर रीफ है, जिसका क्षेत्र लगभग 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र है। ये दुनिया की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ है। मतलब इसको प्रवाल वृत्ति है, अवरोधक प्रवाल वृत्ति है, कौन सी है, अवरोधक प्रवाल वृत्ति। ठीक है, अवरोधक प्रवाल वृत्ति है, दुनिया की सबसे बड़ी है। और इतना ही नहीं, यहाँ बड़ी मात्रा में यहाँ बायोडाइवर्सिटी संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, टूरिज्म के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से है, तो बहुत तरीके से इसका यूज है। तो अभी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है इसका मतलब। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक नई खोज की है, नई खोज में है कि कोरल, जिससे ये रीफ बनती है, मूंगा बोलते हैं जिसको, उसके लावे को हम फ्रिज में लंबे टाइम तक क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, और उस तकनीक का नाम है क्रायोबेस। तो आपसे एक क्वेश्चन ये आ सकता है प्री में कि क्रायोबेस तकनीक क्या है। तो क्रायोबेस तकनीक वो है तकनीक है जिसके अंतर्गत हम कोरल है उसके मूंगा तरवाल को लंबे टाइम तक के लिए फ्रिज में स्टोरेज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोरल रीफ को तो जलवायु परिवर्तन के कारण बड़ी मात्रा में क्या हो रहा है, और उसको नुकसान हो रहा है, तो उसका मान लिया वो नष्ट हो जाएगी, तो हम आर्टिफिशियल रूप से उसका संरक्षण कर सकते हैं, उसका हम एक तरह से उसका हम कृत्रिम रूप से संरक्षण करके उसका प्रोडक्शन मतलब प्रजनन करवा सकते हैं, प्रजनन से उसकी संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए इसको स्टोर करने के लिए क्रायोमेस तकनीक को रखा गया, और क्रायोमेस तकनीक के अंतर्गत 90 यानी 196 डिग्री माइनस तापमान पर उसको रखा गया। इससे क्या है कि भित्तियों के पुनर्निर्माण में मदद मिलेगी। ग्रेट बैरियर रीफ की अगर मैं बात करूं, सभी जानते हैं ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी बैरियर रीफ है, उत्तरी अमेरिका के ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। इसको 1981 में उत्कृष्ट सार्वभौमिक महत्व के कारण विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, क्योंकि इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया के लिए, बल्कि हिंद प्रशांत महासागर की पूरे दक्षिणी प्रशांत महासागर के इकोसिस्टम में इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे समुद्री संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, इसके अलावा वहाँ के इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है, वहाँ के तटवर्ती लोगों का ये टूरिज्म के लिए महत्वपूर्ण है, वहाँ के तटवर्ती क्षेत्रों को ये बाढ़ से बचाती है उसके लिए महत्वपूर्ण है, तूफानों से बचाती है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए प्रवाल वृत्ति सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोरल आप सभी जानते हैं, कोरल मुख्य रूप से एक कशेरुकी प्राणी होते हैं। ये नाइडेरिया नामक रंगीन प्राणियों के विशाल समूह रहते हैं नॉर्मली। और कोरल द्वीप का निर्माण, कोरल तो क्या होते हैं, जूजंतले नामक शैवाल से निर्मित पाते हैं। कोरल क्या होते हैं, ये तो मूंगे के चट्टानें होती है, और जूजंतले ये शैवाल होते हैं। इन दोनों में सहजीवी संबंध पाया जाता है। शैवाल क्या करते हैं, इनको पोषक देते हैं, कोरल इनको क्या देते हैं, इनको निवास स्थल देते हैं, आवास देते हैं, और ये दोनों मिलकर के प्रवाल भित्ति का निर्माण करते हैं। ठीक है, कोरल द्वीप का महत्व इसलिए है कि पृथ्वी में इनकी संख्या कम है, लेकिन लगभग 25% जो समुद्र जीव है उनके आवास प्रदान करते हैं। अगर कोरल रीफ नष्ट हो जाएंगी तो 25% समुद्री जीव भी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनके आवास की जगह समुद्र में बचेगी। दूसरा, तट रेखा मैंने बता दिया, तूफानों से बचाते हैं, तो तुम्हें बता दिया। कोरल दो प्रकार हो सकते हैं, कठोर कोरल, मुलायम कोरल। कठोर कोरल मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, जिनकी जो चट्टानें बहुत कठोर होती है। ठीक है, मुलायम कोरल जिनका कंकाल सस्ता होता है, मतलब मुलायम टाइप का होता है, जल्दी टूट जाता है। कोरल के सामने खतरे आप सभी जानते हैं। अगर कोरल रीफ है, इनकी एक कुछ दशाएं होती है, जैसे इनकी यहाँ लवणता है वो 70/1000 होनी चाहिए, ऐसे टेम्परेचर 27 डिग्री की समथिंग होना चाहिए, वो सतह के नज़दीक होती है, वहाँ पर शुद्ध जल ज़्यादा होना चाहिए, तापमान है वो निश्चित सीमा तक होनी चाहिए। इतनी सारी चीज़ें कोरलों के अनुकूलन के लिए जरूरी है। लेकिन यदि लवणता ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये नष्ट हो जाएंगी। यदि मछली अब आप क्या करते हैं, गलत तरीके से मछली पकड़ो, तो गलत तरीके से मछली पकड़ते हो कि आप वहाँ की कोरल शैवाल को पूरी तरह नष्ट कर दो। इसके अलावा
स्थलीय क्षेत्रों से जो पोषक तत्व बड़ी मात्रा में यहाँ बह के आते हैं, वो पोषक तत्व बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, शैवालों को बढ़ावा देते हैं। शैवाल उसके ऊपर वाले तापमान को आने से रोक देते हैं। जब शैवाल ऊपर वाले तापमान को आने से रोक देंगे तो नीचे ऑक्सीजन नहीं बन पाएगी, तो शैवाल भी मर जाएंगे और जूजंतली, मतलब जूजंतली शैवाल होते हैं वो मर जाएंगे। इससे भी वहाँ पर प्रवाल भित्तियाँ नष्ट हो जाएंगी। और एक इनकी हार्वेस्टिंग भी करते हैं लोग, इनको लोग कई लोग इनके अपने भोजन के लिए भी यूज करते हैं, तो गलत तरीके से इनकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो उससे भी नष्ट हो जाती है। तो इसकी वजह से प्रवाल भित्ति की संकट है। प्रवाल भ्रंजन की घटना आपने सुनी होगी। प्रवाल भ्रंजन में क्या है, जैसे प्रवाल है और जूजंतले है। जूजंतले तापमान की वजह से या पोषण या पॉल्यूशन की वजह से मर जाते हैं, जिसकी वजह से इन प्रवालों का रंग क्या होता है, एक तरह से जो ग्रीन रंग होता है वो हट जाता है, क्योंकि इनका ग्रीन रंग किसकी वजह से होता है, जूजंतली की वजह से। इसलिए प्रवाल भ्रंजन हो जाती है, उनका रंग सफेद टाइप में अलग टाइप का हो जाता है, तो उसे बोलते हैं प्रवाल भ्रंजन। प्रवाल भ्रंजन का मेन कारण है कि उसमें जूजंतले नष्ट हो रहे हैं। अब जूजंतले की वजह से ही उनका रंग है वो ऐसा होता है, इसकी वजह से। ठीक है ना, तो ये बेसिकली एक चीज है। भारत में अगर कोरल द्वीप की हम बात करें दोस्तों, भारत में कोरल द्वीप ऐसे नहीं, भारत में मोगा चट्टान है, जिसे मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप और मालवा, ये 4-5 जो भारत के आइलैंड क्षेत्र हैं, ये मुख्य रूप से यहाँ पर भारत में भी कोरल द्वीप पाई जाती है। भारत में कठोर मूंगा की लगभग 570 प्रजाति पाई जाती है। 90% प्रजातियां अंडमान निकोबार समूह में पाई जाती है। और इन कोरल रीफों को वन्यजीव संरक्षण एक्ट 1972 के अंतर्गत सूची फर्स्ट में रखा गया है। बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, तो इनका संरक्षण बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कोरल रीफ बेसिक में इसका क्वेश्चन आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, बेसिक में आपने इसको पढ़ा होगा, और वैसे भी इसका आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट जरूर जाना कि इसको नुकसान कौन कौन सी चीज़ें पहुँचा रही है, पर्यावरण में जलवायु परिवर्तन को किस तरीके से नुकसान पहुँचाता है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से देखनी। और यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये थोड़ा सा प्री में क्वेश्चन आपके ये बन सकते हैं, ये कौन कौन से भारत के आइलैंड जो आते हैं, मन्नार खाड़ी, पाक खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ध्यान रखना लक्षद्वीप भी आता है ना। तो कई ऐसे जैसे मैग्रो वन वाला एरिया नहीं आता, तो वो ध्यान रखना, कई बार हम डाउट समझते हैं। अब देखो ये थोड़ा सा इनसे जुड़ी हुई कई चीज़ें हैं जो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, तो के लिए वन लाइनर चीज़ें एक बार गो थ्रू लेते हैं इनसे। जो चीज़ हम बोल रहे हैं उसको सुनो, सुनने से आपका सारा फैक्ट याद हो जाएगा, है ना। उसके बाद सुनी हुई चीज़ को एक बार आप देख लेंगे तो अच्छी चीज़ आ जाएगी। जैसे कुछ महत्वपूर्ण प्री के फैक्ट से जोड़ लें। खतरे में विश्व धरोहर स्थलों की सूची, खतरे में विश्व धरोहर, आपको पता है विश्व धरोहर आईयूसीएन और यूनेस्को द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। तो इस रिपोर्ट में उसने ये बताया गया कि जो ग्लोबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है वो खतरे में विश्व धरोहर की सूची सिफारिश की गई है। इस रिपोर्ट में जीवीआर को, जीवीआर का मतलब आप सभी जानते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, तो एक रिपोर्ट जारी की जाती है खतरे में विश्व विरासत सूची। इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था का नाम क्या है, आईयूसीएन और यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। इन दोनों का एक वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर है वो जारी करता है। और इस वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर ने बोला गया कि ग्लोबल, इसने ये बोला गया है, इसने ये बोला है कि जो आपकी ग्रेट बैरियर रीफ है वो खतरे की संकट में आ चुकी है। उसका मेन कारण क्या है कि एक तो समुद्र का तापमान बढ़ रहा है। अब ऑब्वियसली समुद्र का तापमान बढ़ेगा तो जीव जंतु हैं वो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि निश्चित तापमान पर ही जीवित रहते हैं। दूसरा, कोरल ब्लीचिंग हो रही है। कोरल ब्लीचिंग मतलब प्रवाल भ्रंजन, वही जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं, पॉल्यूशन की वजह से नष्ट हो रहे हैं, समुद्र में कोई प्लास्टिक जा रहा है उससे नष्ट हो रहे हैं, तो इसकी वजह से प्रवाल भ्रंजन हो रहा है। प्रवाल भ्रंजन मतलब उसमें जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं तो धीरे धीरे प्रवाल नष्ट हो जाएंगे। और एक है क्राउन ऑफ द थ्रॉन स्टारफिश। क्राउन ऑफ द थ्रॉन स्टारफिश एक स्टारफिश है जो पॉइजन निकालती है, उसकी वजह से भी नष्ट हो रहे हैं। ठीक है ना, ये आप गूगल में सर्च करके देख रहे हैं, जहर छोड़ती है थोड़ा सा, जो वहाँ के इकोसिस्टम को बहुत नुकसान पहुँचाता है। ठीक है ना, तो अभी उसमें आपको पता है ग्रेट बैरियर रीफ को शामिल किया गया है खतरे में विश्व विरासत सूची। ध्यान रखना, खतरे में विश्व विरासत सूची, इसमें मुख्य रूप से अगर किसी विश्व विरासत को शामिल किया जाता है तो उसके लिए स्पेशली फंड दिया जाएगा और उसके संरक्षण पर अलग से फोकस किया जाएगा, इसलिए नॉर्मली इस पर फोकस किया जाता है। तो किसी भी विरासत को अगर खतरे की सूची में शामिल जाता है, विश्व विरासत कोष के द्वारा तत्काल इसको फंडिंग दिया जाता है। ठीक है ना, और लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित किया जाता है।
इसके अलावा आता है एक एक्रोपोरा प्रवाल। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें बोला गया कि 36 वर्षों से ग्रेट बैरियर रीफ के आवरण में सबसे अधिक विस्तार हुआ है, और विस्तार का मेन कारण है एक्रोपोरा प्रवाल बढ़ा है। और नॉर्मली ये विस्तार हुआ है ये ग्रेट बैरियर रीफ के उत्तरी भाग और मध्य भाग में ज़्यादा हुआ है। एक्रोपोरा प्रवाल मूंगा है, ये भी एक मूंगा की प्रजाति है, लेकिन बहुत तेज गति से बढ़ी है ना। संयोग की बात यह है कि एक और हमें पर्यावरण का नुकसान भी हो रहा है, कि जैसे तापमान चक्रवात जैसी घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है। काला मूंगा, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में काले मूंगे की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। ये मुख्य रूप से कोरल जो रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ, इसके नीचे 25,000 मीटर 2500 मीटर तक पाई जाती है। ये संपूर्ण विश्व की सबसे गहराई में पाई जाती है, और गहरे प्रवाल के रूप में भी इनको जाना जाता है। इनका रंग सफ़ेद, लाल, हरे किसी प्रकार से हो सकता है। इन्हें फिल्टर फीडर कहते हैं, क्योंकि ये छोटे प्राणी प्लावकों को खाते हैं। तो छोटे छोटे प्लावक हैं, उनको खा जाएंगे तो मतलब फिल्टर हो जाएगा वो एरिया, तो इसलिए इनको फिल्टर फीडर के रूप में जाना जाता है। जू जंतले आप सभी जानते हो, जू जंतले। पहली बार भारतीय प्राणी विज्ञान ने अंडमान निकोबार समूह में जू जंतले की 4 प्रजातियां खोज की गई है। ये चारों प्रजाति एक ही कुल की है। नाम याद हो जाए ठीक है, नहीं भी करोगे तो चलेगा। ठीक है। ये प्रजाति पहले जापान, फिलिपींस, ऑस्ट्रेलिया में थी, लेकिन भारत में जो भी दिखाई दिया अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऊपर प्रजातियों केवल ये 2-4 प्रजाति, ये थोड़ा सा एक बार देख लें, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखना, एक होता है एजुजेंथली मूंगा, जो हम बात कर रहे हैं ऐसी एजुजेंथली मूंगा की ही प्रजाति हमारे यहाँ बनी है। एजुजेंथली मूंगा जूजेंथली मूंगा नहीं होता, ये थोड़ा सा उससे अलग होता है, क्योंकि सूर्य से पोषक तत्व नहीं प्राप्त करता। ठीक है ना। ये मूंगे गहरे समुद्र तटों में पाए जाते हैं। तो एजुजेंथली मूंगा नॉर्मल जूजेंथली मूंगा से अलग होता है। एजुजेंथली मूंगा गहराई में पाया जाता है, जबकि जूजेंथली मूंगा सतह पर पाया जाता है। नॉर्मल जूजेंथली मूंगा है कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करके पोषक तत्व का निर्माण करता है, जबकि एजुजेंथली मूंगा ऐसा पोषक तत्व है वो नहीं बनाता, वो केवल समुद्र के तटीय क्षेत्रों में प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की पहल हम देखें। एक है भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड। ये थोड़ा सा क्या है कि एक दो संस्थाओं से जुड़े हुए सवाल यूपीएससी आपसे पूछते हैं। तो कोई भी संस्था का अगर सवाल पूछ रहा हो तो ध्यान रखना कि संस्था क्या वैधानिक है या नहीं, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, 2-4 चीजें ध्यान रखना। तो हाल ही में भारतीय जीव जंतु कल्याण के द्वारा कुत्तों और पालतू कुत्तों के लिए कुछ परामर्श जारी किए गए हैं। उन्होंने बोला है कि भाई कुत्तों को आप खुले में छोड़ना चाहिए, कुत्तों की देखभाल अलग से करना चाहिए, कुत्तों पर शोषण नहीं करना चाहिए। और शहरी नागरिकों के बीच में बहुत सारे विवाद हो रहे हैं, लोग आजकल कुत्ते ज़्यादा पालने लगे, तो इसको लेकर कुछ दिशा निर्देश उसने जारी किए गए। वो दिशा निर्देश पढ़ना हमारे लिए कोई जरूरी नहीं, हमारे लिए पढ़ना है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या है, ये एक वैधानिक निकाय है जिसका मुख्यालय हरियाणा में है, जिसको 1962 में स्थापित किया गया था पशु कृत्य निवारण एक्ट के अंतर्गत। तो क्या है एक वैधानिक निकाय, आप सभी जानते हैं पशु क्रूरता निवारण एक्ट मुख्य रूप से पशुओं को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों को रोकने के लिए बनाया गया है। ये जो संस्था है ये केंद्र और राज्य सरकारों को पशुओं के संरक्षण से संबंधित क्या देती है, सलाह देती है। तो भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अगला है दोस्तों चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। ध्यान रखना, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड के बारे में बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2005 से दिया जाता है। पहली बात, ये 2005 से दिया जाता है। दूसरी, ये हर वर्ष दिया जाता है। और तीसरा, ये कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई सरकारी व्यक्ति, कोई निजी संस्था जो पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनको मुख्य रूप से दिया जाता है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। और ये यूनाइटेड नेशंस की ओर से दिया जाने वाला पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है। तो हाल ही में ये अवार्ड मुख्य रूप से भारतीय जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है, जिन्होंने ये पुरस्कार मुख्य रूप से उन्होंने एक विजन डेवलप किया। उन्हें ये पुरस्कार एंटरप्रेन्योर विजन डेवलप करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रदान किया गया, यूएनईपी के द्वारा प्रदान किया गया है। उन्होंने क्या किया है, इस बर्मन मैडम के द्वारा क्या है कि एक हरगिला आर्मी बनाई गई है। हरगिला आर्मी क्या करती है कि विलुप्त होने वाली जो स्पीसीज है पेड़ पौधे जीव जंतुओं की, उसके प्रति लोगों को जागृत करती है और उसका संरक्षण पे काम करती है। और दूसरी बात, इसमें इस आंदोलन सभी महिलाएं इसमें शामिल होती है, महिलाओं का ही एक समूह जो इसमें शामिल होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद होती है औरण भूमि। औरण भूमि की अगर हम बात करें
ये क्या है, ये बंजर भूमि होती है, लेकिन वहाँ के स्थानीय जो समुदाय होता है वो इसको बहुत पवित्र मानते हैं। वो वहाँ पे गारा चारागाह भी चलाते, मतलब अपने पशुओं को चरा भी चलाते हैं, सामुदायिक सभाओं का भी आयोजन करते हैं, त्योहारों का भी आयोजन करते हैं। तो ये ऑरण भूमि, हाल ही में क्या है कि इसको बंजर भूमि का दर्जा देने की बात की है राजस्थान गवर्नमेंट ने। तो वहाँ के लोकल समुदाय ने बोला कि हमारी पवित्र भूमि है, इसको बंजर भूमि के रूप में दर्जा मत दो, क्योंकि बंजर एक अपशगुन शब्द माना जाता है इसलिए। तो इसके जैसलमेर में ऑरण भूमि को समुदाय द्वारा सुरक्षित पवित्र स्थान घोषित करने की मांग की है। भाई इसको सुरक्षित पवित्र स्थान घोषित करो, ना कि इसको बंजर भूमि। ये जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जल, यहाँ पर एक जल निकाय भी है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ पर पाया जाता है। औरण मुख्य रूप से चारा ऐसे स्थल होते हैं जो चारागाह के रूप में यूज किए जाते हैं, सामुदायिक सभाओं आयोजित होती है ऐसी जगह। इसके अलावा है एक्सक्लोफेनॉक। एक्सक्लोफेनॉक को आप सभी जानते हैं, ये एक दवा है, दर्द निवारक दवा, जो मुख्य रूप से पशुओं को दी जाती है, चलिए भैंसों और गायों को दी जाती है, और डायोक्लोफेनेक के रूप में, इसको डायोक्लोफेनेक के रूप में होता है। लेकिन ये जो दवा दी जाती है, जब पशु मर जाता है तो उस पशु को गिद्ध खाते हैं, और गिद्ध को ये पता, गिद्ध के जब गिद्ध इस पशु को खाते हैं तो उन गिद्धों को एक तरह से हम कह सकते हैं गिद्धों की मृत्यु का एक कारण है। इसलिए एक्सक्लोफेनेक को मुख्य रूप से पहले तो डाइक्लोफेनेक को लगा दिया, अब एक्सक्लोफेनेक इसको भी प्रतिबंध लगाने की बात हुई है कि इसको प्रतिबंध लगाओ, क्योंकि इसकी वजह से जो दक्षिण एशिया में गिद्धों की संख्या बड़ी मात्रा में गिरी है। 99% कारण उसके पीछे क्या है, आपका ये दवाएं हैं, क्योंकि ये दवाएं आप पशुओं को देते हो, लेकिन जब पशु मर जाते हैं तो उन पशुओं का उपभोग करने वाली जो गिद्ध है उनको बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये क्या है, पशुओं को दी जाने वाली दर्द निवारक दवाएं जो गिद्धों को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022, ये मुख्य रूप से हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड मिला है। इसके अलावा ग्रीन लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी इंक्लूसिव ग्रोथ अवार्ड भी हैदराबाद को मिला है, क्योंकि हैदराबाद इन क्षेत्र में काफी काम कर रहा है। ये दोनों अवार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स के द्वारा दिए जाते हैं। स्पंज ब्रिंजन, स्पंज ब्रिंजन ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं जू जंतले की तरह ही, मतलब पैरवालों की तरह ही होते हैं, परंतु ये समुद्री तट में पाए जाने वाली ब्रंजन की घटना देखी गई है। जैसे प्रवाल ब्रंजन होता है वैसे स्पंज ब्रंजन होता है, क्योंकि स्पंज आप सभी जानते हैं ये घने और सरंद युक्त कंकाल साधारण जलीय जीव होते हैं। दुनिया भर की सभी जगह जहाँ प्रवाल पाए जाते हैं वहाँ स्पंज पाए जाते हैं। स्पंज बड़ी मात्रा में शुद्ध करते हैं जल को, ये भोजन के लिए खाद्य कणों पर निर्भर रहते हैं। ये कार्बन स्तंभ के रूप में काम करते हैं, क्योंकि कार्बन को वहाँ पाए जाने वाले करेसुकीय जीव ग्रहण कर लेते हैं। और ये जिस तरीके से प्रवालों का भ्रंजन होता है तापमान बढ़ने की वजह से, उसी तरीके से स्पंज का भी भ्रंजन हो रहा है तापमान की वजह से। तो स्पंज भ्रंजन सेम प्रवाल भ्रंजन की तरह ही घटना है। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स देखते हैं जो आपकी बायोडाइवर्सिटी से जुड़ी हुई है। रिपोर्ट्स में बेसिकली आपको दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था कौन है, और एक कोई नया कंक्लूजन आया तो वो देखना है बस। तो एक रिपोर्ट है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड वर्ड्स रिपोर्ट, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड वर्ड्स रिपोर्ट। इसको जारी किया है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा। आप सभी जानते हैं वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल एक गैर लाभकारी संस्था है जो पक्षियों के लिए लाल सूची जारी कर सकती है। जैसे आयुष्मान द्वारा सभी जीव जंतुओं के लिए लाल सूची जारी की जाती है, ठीक उसी प्रकार से वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा पक्षियों के संकट को लेकर के लाल सूची जारी की जाती है। भारत में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी मुंबई वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल का पार्टनर है। भारत में ये देखता है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी। इस रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाले गए। रिपोर्ट में निष्कर्ष में बोला गया कि लगभग 11,000 मैंटाप्रप्त विलुप्त प्रजातियों में से लगभग आधे के लिए संकट उत्पन्न प्रकाश डाला गया है। इनमें से नॉर्मली के नाम याद हो जाए तो देख लेना एक बार, अदरवाइज थोड़ा सा नज़र में रखना। मोलेओ मैक्रोफेलॉन मेलिया, वियतनामी क्रिस्टड एगर्स रिनार्डी, ऑलसेटा, मतलब नाम याद रहे ठीक है, छोड़ देना, इतना कोई बड़ी चेंज से मत लेना इनको। बट ये सभी क्रिटिकल इन जनरल स्पीसीज में शामिल किया गया है। इनमें संकट एक्चुअली में क्या होता है, एग्जाम में इतनी सारी चीज़ें आप याद नहीं रख पाओगे। होता क्या है, कुछ चीज़ें अनुमान से लगा दी कि भाई ये पक्षियों की स्पीसीज है, तो आजकल 2-4 पक्षी हमने भी सुने हैं जो क्रिटिकल इंडेंजर में आते हैं, तो सामान्यतः ये भी क्रिटिकल इंडेंजर में आएंगे। ऐसे अनुमान एग्जाम हॉल में लगाए जाते हैं। विश्व में इसमें एक चीज़ बोलिए कि विश्व में जो पक्षियों पे सबसे ज़्यादा संकट आया है, विश्व की संकटग्रस्त पक्षियों की प्रजातियों की सर्वाधिक संख्या प्रभावित करने वाले खतरे। देखो सबसे ज़्यादा क्यों आया, क्योंकि कृषि में आप तरह की चीज़ों का यूज करने लग गए, वनों की कटाई आप करने लग गए,
तो सबसे ज़्यादा कृषि में खतरा उत्पन्न हुआ। तो ये सीक्वेंस बता रहा है कि किस तरीके से मतलब, तो नॉर्मली ये चीज़ें हैं कि विश्व में जो संकटग्रस्त पक्षी की प्रजाति है सर्वाधिक किन किन क्षेत्रों में ज़्यादा देखी गई। कृषि, उसके बाद वन की कटाई, ये सारे कारण, ठीक है ना। उष्ण कटिबंध की ये ज़्यादा देखना मत इसको, और ध्यान रखना ये संकटग्रस्त स्पीशीज को एक बार गो थ्रू लेना थोड़ा सा, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो भारत में पक्षी कहाँ घट रहे हैं, नॉर्मली वेटलैंड वाले क्षेत्र में घट रहे हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट वाले क्षेत्रों में इनकी संख्या घटी है, ठीक है। इतना थोड़ा सा एक बार ऐसे गो थ्रू में ज़्यादा देखना चाहिए इसमें। इसके अलावा विश्व वन स्थिति रिपोर्ट, ये 2 साल में एक बार जारी की जाती है हमारे FAO के द्वारा, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसको वर्ष में 2 बार में एक बार जारी किया जाता है, 2 वर्ष में। और नॉर्मली ये चेक करती है कि लोगों के वनों लोगों के बीच पारस्परिक क्रियाओं का डेटा, उसका विश्लेषण ये करती है। इस रिपोर्ट में आप ये है कि चेक करना चाहते हैं कितना मतलब चीज़ें चेंज हुई, कितने वनों में वृद्धि हुई, कहाँ कहाँ पर क्या हुआ। तो पूरे ग्लोबल लेवल के वनों की स्थिति के बारे में ये रिपोर्ट बताती है। इसने बताया कि देखो दुनिया में आधे वन आपको पता है 4-5 देशों में आते हैं, रशिया, कनाडा, ब्राज़ील, USA और चीन, ठीक है। और वनों ने 2011-2020 में जितना कार्बन उत्सर्जन किया है उससे कहीं अधिक कार्बन अवशोषण किया है, ठीक है ना। वनोन्मूलन की दर घट रही है, ये बात एक अच्छी रही है, ध्यान रखना। रिपोर्ट थोड़ा सा अच्छे से देखना। 2011 से 2020 के बीच अब हम कार्बन सिंकिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसका मतलब कि कार्बन उत्सर्जन से ज़्यादा कार्बन सिंकिंग पे फोकस किया है। इसके अलावा वन उन्मूलन जो पहले बहुत तेज गति से होता था वो भी अब घटा है, ये बात इसने बोली है, ठीक है। इसके बाद है एक IPBE एक संस्था है, मतलब जैव विविधता पारतंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी वैज्ञानिक संस्था है, उसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, वन्य प्रजातियों का संधारणीय उपयोग, ठीक है ना। और ये 5,000 रुपये रिपोर्ट जारी करता है, बस इतना ध्यान रखना रिपोर्ट क्या जारी की है ना। इस संस्था को एक बार देख सकते हो, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी फॉर प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ये क्या है, एक अंतर सरकारी निकाय है जिसका उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण और संधारणीय उपयोग, दीर्घकालीन मानव कल्याण पे फोकस करता है। 137 इसमें 137 देश है, भारत इसका सदस्य है। नॉर्मली ये संयुक्त राष्ट्र की कोई संस्था तो नहीं है, लेकिन UNEP इसको सपोर्ट करता है। इसका जो कार्य सचिवालय है वो UNEP में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य IPBE का सदस्य बन सकते हैं। इसके अलावा है स्टेट ऑफ मैंग्रोव। स्टेट ऑफ मैंग्रोव की अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस, ये रिपोर्ट किसने जारी की है, ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस के द्वारा वार्षिक रूप से इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, जो मैंग्रोव वनों की स्थिति के बारे में बताता है। और उसने बताया कि 2016 की तुलना में 2020 में मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल है उसमें वृद्धि हुई, लेकिन ये वृद्धि वास्तविक वृद्धि नहीं होगा कि मुख्य मानचित्र सुधार का। नॉर्मली बोला जाता है कि एक्चुअली में इस रिपोर्ट ने बोला है कि नॉर्मली मानचित्र में आप दिखा रहे हो कि हर जगह मैंग्रोव वन बढ़े, लेकिन एक्चुअली में मैंग्रोव वन तो नहीं थे, हम मानचित्र पे आपने थोड़ा मैनिपुलेशन किया उसकी वजह से। ये कह रहा है कि मैंग्रोव वन में की हानि की दर में गिरावट आई, मतलब मैंग्रोव वन जिस तरीके से पहले उनका पतन हो रहा था उस दर में कमी आई। पहले 327 किलोमीटर की गति से उनका प्रतिवर्ष दर पतन हो रहा था, अब 66 किलोमीटर की गति से 66 वर्ग किलोमीटर की गति से उनका पतन हो रहा है, ठीक है ना। ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस की बात देख लेते हैं। ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी, इसलिए ये आप सभी जानते हैं 2018 में विश्व महासागर शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ 2018 में, उसके अंतर्गत ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस शुरू की गई थी। इसमें कई संस्थाएं काम कर रही है, इसमें कंजर्वेटिव इंटरनेशनल, द नेचर कंजर्वेशन, वेटलैंड इंटरनेशनल, इनका नाम एक बार ध्यान रखना क्योंकि ये पूछ सकते हैं कौन कौन सी जो संस्थाएं हैं वो ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस से जुड़ी हुई है, क्योंकि 5 संस्थाओं के अलायंस से ही इस संस्था का निर्माण हुआ। और उद्देश्य यही है कि मैंग्रोव वनों का संरक्षण करो, पुनरुद्धार करो, उचित प्रबंधन करो। इसमें 3 क्षेत्रों पर काम किया है। एक तो मैंग्रोव वनों की हानि है वो कम होने देनी है, जागरूकता बढ़ानी है, और उनका रिकवरी पे फोकस हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ये चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ठीक है ना। और वर्तमान में इसकी अगर गठबंधन की बात करें 30 से अधिक देश इसमें शामिल है, और वो 5 तो है ही यही, 30 से अधिक संगठन है, लेकिन 5 एक फेमस संगठन है, इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। इसकी और जानकारी देखें तो इसने पिछले वर्ष विश्व के मैंग्रोव की स्थिति 2021 से प्रेजेंट की,
अब ये 2022 की प्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा एक चीज़ और है इसकी, ठीक है ना, ये मैग्रो कई पहले इनिशिएटिव कर रखी है इसने। एक पहल है मैग्रोव फॉर द फ्यूचर। मैग्रोव फॉर द फ्यूचर में मुख्य रूप से मैग्रोव तटीय क्षेत्रों का मतलब मैग्रोव वनों का संधारण करने के लिए लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट करना। इसमें मुख्य रूप से मैग्रोव फॉर द फ्यूचर बांग्लादेश, कंबोडिया, भारत, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान, सेशल कई तटीय देशों के द्वारा इस इनिशिएटिव को चलाया गया है, जिसको मैग्रोव इनिशिएटिव अलायंस इसको देखरेख करती है। तो बेसिकली कुछ नहीं, इसमें ध्यान रखना प्रिय क्वेश्चन आपको बन सकता है कि स्टेट ऑफ द मैग्रोव रिपोर्ट 2022 किसने जारी की, इसके क्या क्या निष्कर्ष हैं, और ग्लोबल मैग्रोव अलायंस है इसकी थोड़ा सा आपसे जानकारी पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें 5 संस्थाएं हैं वो शामिल हैं, उनके नाम आपसे पूछ सकते हैं और 5 संस्थाओं के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट या लिविंग प्लेनेट इंडेक्स ये वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर के द्वारा जारी की जाती है 1961 से। मतलब ये वर्ल्ड वाइड नेचर आप सभी जानते हैं 1961 में स्थापित किया गया गैर लाभकारी संस्था है। ये 2 वर्ष में एक बार इसकी रिपोर्ट जारी करती है और बताती है कि पर्यावरण और जलवायु के कारण पर्यावरण पर जो दबाव बढ़ रहा है और उसके बदले में मुख्य रूप से प्लेनेट पे कितना दबाव बढ़ा है वो सारी चीज़ें आपको बताएं और उनका प्रभाव क्या रहा है, ठीक है। इसी प्रकार लिविंग प्लेनेट इंडेक्स है, ये विश्व की जैविक विविधता की स्थिति का मापन करता है, जैसे ताजे जल, समुद्र जल में जैव विविधता कैसी है। और 2011-2020 के अंतर्गत इसने बोला है कि अच्छी स्थिति में है, निगरानी मतलब इसने बोला है सुधार हुआ है। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट और लिविंग प्लेनेट इंडेक्स दोनों को जारी करने वाली संस्था ये है। और लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट में आप दबाव देखते हो और इंडेक्स में आप देखते हो कितनी स्थिति सुधरी है, ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट रिपोर्ट, ये नागरिक समाज के द्वारा ही स्वतंत्र रूप से इसका किया जाता है। और नॉर्मली इसमें क्या होता है कि 2030 तक सरकार टारगेट रखा गया कि हम 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि है उसको रिस्टोर करेंगे, उसका रिकवर करेंगे। अब रिकवर करने के लिए आपको उसका आकलन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो उसी का आकलन करने के लिए रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है ना। ये जो लक्ष्य निर्धारित किए गए 2030 के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय घोषणा के माध्यम से निर्धारित किए गए थे और इसमें वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा पत्र और वनों पर भूमि उपयोग पर ग्लासगो घोषणा पत्र दोनों का एक ध्यान रखना है, इतना मत दो ध्यान इसमें। बस ये देखो रिपोर्ट के क्या निष्कर्ष। रिपोर्ट ने बोला है कि वनों की कटाई की दर 6.3% में गिरावट आई है, सही बात है, ठीक है ना। और वनों के लिए संबंध वित्त 2.3% 3 बिलियन पर डॉलर, लक्ष्य 460 बिलियन का है, अभी 2.3 बिलियन ही हो पा रहा है। वाणिज्यिक कृषि के लिए इमारती लकड़ी के लिए वृक्षारोपण 6% की हाँस हो रही है, आज की कमी मतलब ये है कि देखो वनों की स्थिति सुधारनी है तो इनकी कटाई की दर को घटाना है हमें 10% तक, लेकिन हम टारगेट कितना 10% हमारा टारगेट है, कर कितना रहे 6.3। इसी प्रकार से हमारा टारगेट इसमें 20% था, हम कर रहे हैं इसमें 6। तो ये बेसिकली रिपोर्ट ने बोला है कि जितने भी हमारे निष्कर्ष हैं उनके अकॉर्डिंग हम काम नहीं कर रहे, तो इतना ही ध्यान रखना है आपको। और इस रिपोर्ट में 4 विषय शामिल किए जाते हैं, अति महत्वपूर्ण वन लक्ष्य, संधारणीय उत्पादन पर, कानून संबंधी चीज़ें और वनों के वित्त संबंधी चीज़ें। तो उन चीज़ों के आधार पर हमें ये निष्कर्ष निकलते आए हैं और उन्हीं के आधार पर चीज़ें देखी जा रही है। तो बेसिकली जो आपका बायोडाइवर्सिटी मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट था वो आपका हमारा ने कवर कर लिया। बेसिक अदर चीज़ें तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ज़्यादा पर्यावरण का जो पार्ट है बेसिकली यहीं तक था जो खत्म हो चुका है आपका। आगे ज्योग्राफी की चीज़ें कुछ करंट की चीज़ें वो शामिल हैं इसमें। तो इस तरीके से ये चीज़ें हुई और इसी को आप यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा चीज़ें फैक्चुअल थे जो बोल के चाह रहे हैं उनको एक बार सुन लो, बस सुनने से ही आपका काम चल जाएगा, 2-3 बार उसको सुन लो, उससे आपका काम अच्छे से बन जाए। इसी के साथ इसको यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।